नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट में आज समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग को करने वाली सभी प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में और किस तरह से इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का विषय। पिछले 100 सालों में दुनिया की प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन में बहुत तेज वृद्धि हो रही है। जो आर्थिक उन्नति है, बढ़ती हुई हमारी जनसंख्या है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिविंग की स्टाइल में चेंजेस, ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती नीड और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन ने हमारी प्राइमरी एनर्जी नीड्स को बढ़ा दिया है। इस प्राइमरी एनर्जी में बहुत बड़ा अंश फॉसिल फ्यूल्स का है। हमारा जो इंडस्ट्री और पावर है वो बहुत बड़े कंज्यूमर है कोल के। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल और गैसेस दोनों का इस्तेमाल होता है। घरेलू कुकिंग और हीटिंग में भी हम गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और गैस फ्यूल की कंजम्पशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। फॉसिल फ्यूल की इस बढ़ती खपत के कारण हमारी धरती के वातावरण में जो हजारों लाखों सालों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 300 ppm की लिमिट में कभी बढ़ या घट रही थी, वो अचानक 1950 के बाद बहुत तेजी से बढ़ने लग गई है। इसने 1950 में 300 ppm की इस लिमिट को क्रॉस किया और वर्तमान में ये 420 ppm के लेवल पे लगभग 1.5 गुना हो गई है और अगले दशक में इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का इसी प्रकार बढ़ना लगभग तय है। नासा ने अध्ययनों से यह सिद्ध कर दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इस बढ़ती मात्रा के कारण ही हमारी इस धरती पर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन की वृद्धि के साथ हमने जो एक विकास का रास्ता चयन किया है उसके कुछ खतरनाक नुकसानकारी बाई प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं। हम इतिहास का सबसे खतरनाक एयर पोल्यूशन का दौर देख रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य, उत्पादकता और हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम पर पूरी दुनिया भर में खतरनाक प्रभाव छोड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज क्या है, इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी ग्लोबल वार्मिंग वीडियो में हमने इसके कारणों और दुष्परिणामों के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की है, लेकिन इसे तेजी से दोहरा लेते हैं। 1950 से 80 के बीच में जो हमारा औसत वातावरण का टेम्परेचर रह रहा था वो 2016 में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। इस तरह से पूरे वैश्विक स्तर पर वातावरण के औसत टेम्परेचर का लगातार एक ही दिशा में बढ़ने से क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। इससे प्रेसिपिटेशन, हवाओं और क्लाइमेट के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब ये साबित हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग या पूरी दुनिया के वातावरण में टेम्परेचर वृद्धि का कारण फॉसिल फ्यूल से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इंक्रीज हो जाना है। नासा ने जो क्लाइमेट डाटा रिकॉर्ड्स की स्टडीज की है उससे साफ पता लग गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से हमारे सी लेवल्स में राइज हो रही है। पूरी दुनिया में लैंड और ओशियन के टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं। पोल्स के ऊपर आइस का लॉस हो रहा है। माउंटेन्स, ग्लेशियर्स पर स्नो कम टिक रही है और हमारे वेदर कंडीशंस में बहुत ज्यादा संख्या में तीव्र और एक्सट्रीम चेंजेस आ रहे हैं। तूफान, हरिकेन्स की संख्याएं बढ़ गई है। हीट वेव्स ज्यादा आने लग गई है। जंगलों में आग, कहीं पे सूखा और बाढ़ की स्थितियां और प्रेसिपिटेशन या बरसात में भारी परिवर्तन सामने आ रहा है। इससे हमारे वेजिटेशन के कवर में चेंजेस आ रहे हैं। पेस्ट और वीड्स की संख्या बढ़ रही है और उन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। जरा ग्लोबल वार्मिंग करने वाली ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में डिटेल से समझते हैं। हवा में जो प्राकृतिक रूप से मॉइस्चर, वाटर वेपर की प्रेजेंस है वो सबसे पोटेंशियल कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। लेकिन इस प्राकृतिक जल चक्र, वाटर साइकिल के इस एलिमेंट्स के अलावा कुछ मेन मेड कारणस भी हैं और उनमें सबसे बड़ी मानवीय एक्टिविटी फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन है जिसने पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा दी है और इसमें ग्रीन फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होना भी एक कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी ग्लोबल वार्मिंग करने वाले कुछ कारक हैं। पूरी दुनिया में जो सभी मैनमेड गैसेज ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड का है जो 60 से 70% अलग अलग स्थानों पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रही है और दूसरा कंट्रीब्यूटरी गैस मीथेन है जिसका कंट्रीब्यूशन 15 से 20% के बीच में है और एक बड़ा कंट्रीब्यूटर नाइट्रस ऑक्साइड्स है और शेष अन्य कंट्रीब्यूशन
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स कर रहे हैं, या ब्लैक कार्बन करता है। किसी गैस की वातावरण में हीट को रोकने की जो क्षमता है, सापेक्षता, रिलेटिव कैपेबिलिटी है हीट को ट्रैप करने की, उसे हम GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से समझते हैं। और इस मेजरमेंट को करने के लिए हम उस गैस की समान द्रव्यमान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड से तुलना करते हैं और देखते हैं कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितनी हीट को ट्रैप कर लेती है। जो क्योटो में हमने इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो ग्लोबल वार्मिंग को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो रेगुलेशंस बनाए, उन प्रोटोकॉल्स में हाई GWP वैल्यूज वाली और हाई अमाउंट वाली सभी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए गए और हमने तय किया कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है एमिशन का, वो 1990 के स्तर से नीचे ले जाएंगे और इसके लिए 38 जो विकसित देशों ने एक क्लाइमेट चेंज की फ्रेमवर्क कन्वेंशन में घोषणा की। जैसे हमने बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करने का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण है वो जल चक्र की मॉइस्चर या वाटर वेपर की एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, और जो वाटर वेपर है वो वास्तव में जल का अणु है जो गैसियस रूप में वातावरण में होता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग के साथ एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म रखता है। अर्थात जब पानी की मात्रा अधिक होगी तो ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी, वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जब वातावरण में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वातावरण में पानी की मात्रा भी ज्यादा होगी। यानी हम निष्कर्ष कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग करने के कारण तो दूसरी गैसेज हैं, ये वाटर वेपर है वो सिर्फ उन कारणों को एम्प्लीफाई करने का काम करेगा, और निश्चित रूप से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का लगातार बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी समस्या का कारण है। वाटर साइकिल का प्रकृति और इकोसिस्टम में निरंतरता होने के कारण हमने पानी की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP को डिफाइन नहीं किया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के रोल को समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक नेचुरली अकरिंग प्राकृतिक गैस है और हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्बन साइकिल का एक अंग है, जो बहुत सारे एनर्जी प्रोडक्शन में एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है। सभी ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके एनर्जी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदा करते हैं और इसकी मात्रा को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। वहीं सभी जीव जंतु रेस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन लेते समय, एनर्जी को प्रोड्यूस करते समय कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सभी मानवीय एक्टिविटीज में फॉसिल फ्यूल की बढ़ती मात्रा और उसके कंबशन ने, जंगलों में लगने वाली आग ने बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनानी शुरू कर दी है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जैसे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग है, उससे भी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और नासा की स्टडीज से ये सिद्ध हो गया है कि 1950 के बाद वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार तेजी से बढ़ रही है और वो 300 ppm से अब 420 ppm हो गई है और अभी भी उसका बढ़ने का ट्रेंड जारी है। वही सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा मात्रा में असरकारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए हमने उसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक रेफरेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया है और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP वैल्यू रेफरेंस 1 मानी जाती है। टोटल ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा 65 से 70% अंश का योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है, और दूसरा ग्रीन हाउस गैस जो ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कर रहा है वो मीथेन है, जिसका योगदान 15 से 20% है। मीथेन भी एक नेचुरल अकरिंग गैस है जो नेचुरल गैस का 90% हिस्सा होता है। हमारे वातावरण में मीथेन की मात्रा काफी कम है, लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 29 है, अर्थात समान मात्रा में मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 29 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगी। हमारी प्रकृति में मीथेन गहरे ग्राउंड पोजीशंस में फॉसिल फ्यूल के फॉर्मेशन से बाई प्रोडक्ट के रूप में पैदा होती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में खासतौर से भेड़ और बकरी की पाचन और श्वसन क्रिया से मीथेन निकलता है, और हमारी जो चावल पेडी की खेती है उसमें भी बहुत ज्यादा मीथेन निकलता है। और जो खेती में हम मैन्योर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो भी मीथेन
मेथेन को प्रोड्यूस करती है। और जब हम एग्रीकल्चर वेस्ट का इम्प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, उसे बेवजह मार्शी लैंड में सड़ाते हैं, तब भी मेथेन निकलती है। हमारी प्रकृति के इकोसिस्टम में जो नाइट्रोजन चक्र है वो मेथेन की मात्रा को प्राकृतिक तरीके से रेगुलेट करता है, लेकिन मानवीय गतिविधियों ने इस रेगुलेशन को अपसेट कर दिया है और पिछले दिनों मेथेन की मात्रा वातावरण में एक शताब्दी में बढ़कर 2.5 गुना हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन के बाद तीसरी सबसे बड़ी ग्लोबल वार्मिंग करने वाली ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। इसे हम आम प्रचलन में लॉफिंग गैस कहते हैं और ये सर्जरी में एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होती है। हम रॉकेटरी और रेसिंग की व्हीकल्स में पावर आउटपुट को बढ़ाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड को एक ऑक्सीडाइजर के तौर पे यूज करते हैं। हालांकि इसकी वातावरण में कंसंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी अधिक 298 है। नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज करते हैं उनसे पैदा होती है। हालांकि नाइट्रस ऑक्साइड एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का, लेकिन ये हमारी प्रकृति में एक प्राइमरी रेगुलेटर है ओजोन फॉर्मेशन में, और नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओजोन की फॉर्मेशंस बनाकर ओजोन का बैलेंस कंसंट्रेशन बनाने में मदद करती है। सॉइल और मृदा में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के दौरान कुछ ऑर्गेनो केमिकल रिएक्शन से प्रकृति में नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होती है। कुछ फर्टिलाइजर हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड को पौधे की वृद्धि के लिए रिलीज करते हैं, और लोअर एटमॉस्फेयर में अगर कोई मानवीय एक्टिविटी से नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो इससे कुछ हेल्थ इफेक्ट बुरे सामने आते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं वो हमारे लंग्स को प्रभावित करती है और लंग्स में इन्फेक्शन ज्यादा होने लगता है। ओजोन भी ग्लोबल वार्मिंग करने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। ये एक अल्टरनेट फॉर्म है, एलोट्रोपी है ऑक्सीजन की, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल और एक्टिव है। आमतौर पे ये अपर एटमॉस्फेयर में सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अब्जॉर्प्शन से पैदा होती हैं, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ओजोन की लेयर के द्वारा जो अब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का भी काम करता है, और धरती की सतह पे हमें हार्मफुल एक्सेस अमाउंट की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाव मिलता है। हमारी प्रकृति में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के दौरान भी एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग ओजोन को बनाती है। ओजोन की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ये 1000 के आसपास है, हाईएस्ट सभी तरह की गैसों में। क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव कंपोजिशन है, इसलिए इसकी जो प्रेजेंस है वो कम समय पे है, इसलिए इसका ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन उतना अधिक नहीं आता। ओजोन की कंसंट्रेशन का ज्यादा होना एक इंटेंस इरिटेशन हो सकती है और एक डेंजरस हेल्थ हजार्ड हो सकता है। ओजोन हमारी आईज और नोज को डैमेज कर सकती है, इसके अलावा थ्रोट्स और लंग्स में भी इंफेक्शन कर सकती है। ओजोन के कारण सभी प्रकार की फसलों में जो हील्ड है, उत्पादकता है, उसमें कमी आ सकती है। ये पौधों की वृद्धि को घटा सकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ये एक मैनमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है फ्लोरीन और क्लोरीन का, जो फॉसिल फ्यूल्स मेथेन के डेरिवेटिव्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। हम CFCs का इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट्स में, कुछ सॉल्वेंट्स में और रॉकेट प्रोपेलेंट्स में करते थे, लेकिन हमने देखा कि CFCs की बढ़ती मात्रा ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, तो मॉन्ट्रियल समझौते के प्रोटोकॉल के तहत ये तय हो गया कि इनका उत्पादन रोका जाएगा और इन्हें हमारे प्रचलन से हम समाप्त कर देंगे। कुछ मात्रा में सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इसे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के तुरंत बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत तेजी से रिकवर करती है। ये एक बहुत एक्सट्रीम पावरफुल ग्लोबल वार्मिंग गैस है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 20,000 गुना ज्यादा है। लेकिन ये बहुत मामूली मात्रा में हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जब रिलीज होगी तभी ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाएगी, और वो हम अच्छी सीलिंग और बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिस से कम रखते हैं, इसलिए इसका ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नेग्लिजिबल है। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेटिक चेंज एक ऐसा एंथ्रोपोजेनिक मैनमेड
रैपिड एक्शन है जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से हो रहा है। और पिछले दशकों में अर्थ का टेम्परेचर जब लगातार बढ़ रहा है तो सारी दुनिया में हमारे लिए कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि ओशियंस में जो सी का मीन लेवल है वो तेजी से बढ़ रहा है और सराउंडिंग कोस्टल एरियाज में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। सी के सरफेस के ऊपर लैंड की पोजीशन पे सभी जगह टेम्परेचर में इंक्रीज हो रही है। बढ़ते टेम्परेचर के कारण ग्लेशियर का ये जो कवर है प्रोटेक्शंस का और हमारे लिए सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में वाटर रिजर्व का, वो कम हो रहा है। जो स्नो कवर्स है वो जल्दी खत्म हो रहा है और हमारे वातावरण में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रही हैं। कहीं बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, कहीं सूखा हो रहा है, तेज तूफान आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे बड़ी चिंता राइजिंग सी लेवल है। जब हीट की गर्मी से ग्लेशियर की आइस मेल्ट हो रही है और पानी में भी टेम्परेचर बढ़ने से उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो सभी सी वाटर में लेवल में पूरे ग्लोब में राइज हो रही है। और हमने देखा कि पिछले एक दशक में मीन सी लेवल लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर आ गया है। तेजी से राइजिंग सी लेवल के बहुत विनाशकारी कंसीक्वेंसेस कोस्टल रीजन्स में देखे जा रहे हैं। ये कोस्टल एरिया में डिस्ट्रक्टिव इरोजन कर रहा है, फ्लडिंग पैदा हो रही है और जो हमारे एक्यूफर्स हैं, जो इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वो कंटेमिनेट हो रहा है। वहाँ जो हैबिटेट्स हैं, फिश, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, उनको नुकसान पहुंच रहा है। कोस्टल एरिया हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक वेल्थ और प्रॉस्पर्टी के एरियाज हैं। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और अगर इसी तरह से सी लेवल में राइज जारी रही तो जो फ्लडिंग और स्ट्रॉम्स हैं इन इलाकों में वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे और इन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से जो क्लाइमेट में टेम्परेचर राइज हो रही है वो समर सीजन्स में ज्यादा हीट वेव्स बनाएगी। इन दिनों भारत के बहुत सारे शहरों में टेम्परेचर का 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पे हीट स्ट्रोक से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। हमारे क्लाइमेट में ग्लोबल वार्मिंग से मॉइस्चर की अमाउंट बढ़ने से हमारा जो रेनफॉल है वो अनकंट्रोल्ड हो गया है और बहुत सारी जगह पे अतिवृष्टि से, बहुत ज्यादा रेनफॉल से फ्लडिंग्स आ जाती हैं और हमारे मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत तेज परिवर्तन आ रहे हैं। तूफान, थंडरस्टॉर्म्स, हरिकेन्स, इनकी प्रवृत्तियां बढ़ रही है। अगर हमारा टेम्परेचर क्रॉप की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ कंडीशंस है उनसे अगर ज्यादा हो गया तो वो क्रॉप की वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई को कम कर देगा। इससे क्रॉप हील्ड कम हो जाएगी। जो हमारी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, फ्लड और ड्रॉट्स बना रही हैं, उससे भी हमारी जो क्रॉप की पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा हार्म हो रहा है और हील्ड में रिडक्शंस महसूस कर रहे और जो क्रॉप हील्ड है, उत्पादकता, उसमें कमी महसूस हो रही है। वार्मर टेम्परेचर, वेटर क्लाइमेट, मॉइस्चर के बढ़ने और ताप के बढ़ने से और CO2 की बढ़ी हुई मात्रा से जो वीड्स, पेस्ट और फंगीज हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होने लगेगी और ये हमारी क्रॉप के साथ लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए जब कंपटीशंस करेंगी तो पौधे के न्यूट्रिएंट्स कम होने पर हील्ड कम होना स्वाभाविक है और पूरे जगत में हमारी फूड साइकिल के लिए एक बहुत बड़ी खतरा ग्लोबल वार्मिंग महसूस किया जा रहा है। ये वीड्स, पेस्ट और फंगस जो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, उन्हें मारने के लिए हमें पेस्टिसाइड की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी और इस तरह से पेस्टिसाइड, फंगीसाइड्स का बढ़ना हमारी फूड साइकिल पे भी एक बुरा असर रखेगा। ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण और बचाव के तरीकों को समझते हैं। हमें सभी तरह के फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, उनकी बर्निंग को रोकना होगा या खत्म करना होगा। हमें ऐसे एनर्जी जनरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करे उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो सोलर फोटोवोल्टाइक हो, विंड हो, हाइड्रो हो या न्यूक्लियर पावर की जनरेशन हो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को रोकेगी। जो सोलर फोटोवोल्टाइक और विंड के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं वो हमारी सस्टेनेबल एनर्जी रिक्वायरमेंट के फ्यूचर को एक बड़ी प्रॉमिस दे रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में भी एक बेनिफिट है, वो किसी भी प्रकार का एयर पोल्यूशन नहीं करता, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं पैदा करता, लेकिन न्यूक्लियर वेस्ट का सेफ डिस्पोजल, कोई रिपोजिटरी, एक पोटेंशियल प्रॉब्लम है। हमें कार्बन सिंक के बारे में भी सोचना चाहिए और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन, किसी भी प्रकार के डिफॉरेस्टेशन को रोकना, ज्यादा पेड़
लगाने की योजनाओं को कामयाब करना, सी ग्रासेस को रेस्टोर करना और ऐसी एग्रीकल्चर क्रॉप्स का इस्तेमाल करना जो कार्बन सिंक की एक्टिविटीज को बढ़ाए जरूरी है। रेजिडेंशियल और बिल्डिंग बहुत ज्यादा CO2 एमिशन के कारण है, तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कंजर्वेशन कोड बिल्डिंग्स के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि हम कार्बन एमिशन को रोक सकें। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन करनी चाहिए। सभी तरह की ड्राफ्ट्स जहां लीकेज वगैरह होती है उन्हें हीटिंग और कूलिंग के समय सील रखना चाहिए और ऐसे इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए जो एनर्जी एफिशिएंट हो। हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में इंसुलेशन और हाउस कीपिंग अच्छी रखनी चाहिए। लाइटनिंग में नई LED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि सीमेंट के निर्माण के दौरान CO2 एमिशन होता है, तो हमें ऐसी बिल्डिंग्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए जिसमें सीमेंट की आवश्यकता कम हो। सीमेंट के उत्पादन की प्रक्रिया को सुधारा जा सकता है और जो क्लीन है उसमें किसी अल्टरनेटिंग फ्यूल की मदद से हम सीमेंट प्रोडक्शन करने की सोच सकते हैं। व्हीकल में ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए लो कार्बन फ्यूल के स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। हमने पिछले दिनों फ्यूल्स के प्रोसेसिंग में बहुत इंप्रूवमेंट किया है। व्हीकल्स की डिजाइन और टेक्नोलॉजीज में एमिशन एफिशिएंसीज को बढ़ाना चाहिए। नए जो एनवायरमेंट रूल्स हैं उन्हें ज्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहिए। सभी नई कार और गुड्स ट्रक व्हीकल्स में ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने के लिए फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट करने के बारे में सोचना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल की बचत के लिए हमें कार्यस्थल के पास ही लोगों का आवास बना देना चाहिए। मास ट्रांजिट और कार की शेयरिंग और पुलिंग को प्रमोट करना चाहिए और किसी भी फॉसिल फ्यूल से ड्रिवन व्हीकल की बजाय पैदल, साइकिलिंग करके वर्क प्लेस पर पहुंचने की अप्रोच बढ़ानी चाहिए। जो एयरप्लेन्स की फ्लाइंग है वो बहुत खतरनाक रूप से ज्यादा एमिशन हायर एटमॉस्फेयर में करती है, उन्हें रेस्ट्रिक्ट रखना चाहिए। केवल क्रिटिकल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स को एयरप्लेन से करने की स्वीकृति होनी चाहिए और सभी छोटी और मीडियम डिस्टेंस की ट्रिप्स ट्रेन के द्वारा होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चिंता का विषय है और उससे बचाव के लिए सारे जरूरी कदम जरूरी हैं। हमें अपने उपयोग के लिए जो सामग्रियां हैं उसे कम करना होगा। कंजम्पशंस को रोकना वातावरण में फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशंस को घटाने का एक बेहतरीन उपाय हो सकता है, क्योंकि सभी वस्तुओं के उत्पादन, उनके ट्रांसपोर्टेशन में फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशंस होती हैं। हमें गार्बेज को, वेस्टेज को रिड्यूस करना है। प्लास्टिक बैग्स, बोतल और पेपर्स को रीयूज करने की कोशिश करनी है और ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है जिनकी लाइफ अधिक हो। एनर्जी एफिशिएंट गैजेट्स का खरीदना और एनर्जी एफिशिएंसीज को सभी जगह इंप्रूव करना सबसे सस्ता तरीका है एमिशंस को घटाने का। हम एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस और बढ़िया एनर्जी मैनेजमेंट से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को घटा पाएंगे। हमें अपने खाने की आदतों में वेस्ट को कम करना चाहिए और हमें ऐसी डाइट को अडॉप्ट करना चाहिए जो ऐसे प्लांट से पैदा हो जिन्हें हमें कम एनर्जी इंटेक देने की जरूरत हो। मांसाहार की बजाय शाकाहार एक ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का। हमें खुले में सूखी पत्तियां, बायोमास और गार्बेज को जलाने से बचना चाहिए और उनके सेफ यूटिलाइजेशन की तरफ कदम उठाने चाहिए। जो एनवायरमेंट लॉज हैं उनका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स और कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है और हमें सारी दुनिया में कार्बन कंजम्पशंस को रोकने के लिए कार्बन टैक्स को तुरंत इम्पोज करना चाहिए। 1980 से 2020 के बीच में हमारे एवरेज टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीज हो गई है। अगर इस इंक्रीज को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में पूरी दुनिया में अनेक प्रकार की पर्यावरण संबंधी समस्याएं आएंगी और हमारे जीवन पर कोई आसन संकट को हमें चेतावनी के रूप में समझ लेना चाहिए। इस वीडियो से ग्लोबल वार्मिंग करने वाली सभी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको जानकारी मिली है। हम ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि हम एक हमारे सामने बड़े संकट को ठीक तरीके से सामना कर सकें। हमारी सभी प्लेलिस्ट में वीडियो की मदद से आप
अच्छी विषय समझ बनाकर परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रमोटिंग दिस यूट्यूब चैनल।